हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड शेन के साथ, जो कि असल में किंग की फैमिली से बिलोंग करता है और वो अब इस ज़माने का न्यू किंग है। यहाँ पर शेन की ग्रैंड चाह रही होती है कि वो किसी लड़की से शादी करे ताकि उनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़े। वो उसे बहुत सारी लड़कियों से मिलवाती है अलग अलग टाइप की और पूछती है कि तुम्हें कौन सी पसंद आई। तो शेन तो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और वो अपना चला जाता है। तो उसकी ग्रैंडमा फिर उसे ड्रग देने का डिसाइड करती है और कहती है कि उन्हें ये करना पड़ा। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड निंग को, जो कि यहाँ इसी पैलेस में वेजिटेबल डिलीवर करने आई होती है और सोचती है कि ये पैलेस कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं हमेशा खो जाती हूँ। वो यहाँ पर गलती से शेन के रूम के पास पहुँच जाती है और शेन यहाँ नशे में होता है। तभी वो उसे वॉल के पास पुश करके उसका नेम पूछने लगता है। निंग काफ़ी शॉक होती है और यहाँ पर फिर वो उसे उठा के रूम में लेकर चला जाता है और उसके साथ फोर्सली नाइट स्पेंड करता है। यहाँ पर निंग उसे रोक भी नहीं पाती है। फिर इसी के साथ ही 6 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि निंग अपने बेटे बाओ के साथ यहाँ स्वीट पोटैटोज बेच रही होती है और वो बचे हुए लाइन में लोगों को बताने लगती है कि आज के स्वीट पोटैटो ख़त्म हो गए। तो फिर वो लोग बताने लगते हैं कि उसके स्वीट पोटैटोज इतने फेमस है कि वो लोग काफ़ी दूर से आए और 1 महीने बाद भी आज तक उनका नंबर नहीं आया। तो यहाँ पर बाओ कहता है कि आंटी और अंकल आप लोग फिक्र मत करो, कल मेरी मम्मी और भी ज़्यादा बना के लेकर आएंगी ताकि आप लोग को भी मिल जाए, तो आप लोग कल आना। तो वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है। तभी यहाँ पर निंग अपने बेटे बाओ को देखकर याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि निंग को उसका डॉक्टर फ्रेंड इस बारे में बता रहा होता है कि उसके बेटे बाओ को अस्थमा की बीमारी हुई है, वो भी रेयर कंडीशन वाली, जिसमें उसे ठीक करने के लिए स्पेशल मेडिसिन लगेगी और उसका खर्चा हर महीने का 20,000 का है। तो फिर निंग इस बारे में फिर जोड़ने लग जाती है कि उसे कितने पैसे कमाने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले ही बोला था कि तुम्हें उस बच्चे को बॉर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, आखिर तुम्हें तो उसका डैड भी नहीं पता है। अब बताओ तुम उस बच्चे का इतना ज़्यादा मेडिकल बिल कैसे झेलोगी। तो निंग कह रही है कि अपने बेटे को बर्थ दे के मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ और मैं फिर तभी यहाँ बाओ निंग को इस बारे में बताने लगता है कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहती है कि ठीक है जल्दी जाओ, कहीं इधर उधर मत भागना। और वो सोच रही होती है कि वो उसके लिए बहुत सारे पैसे कमाएगी और उसकी बीमारी ठीक करके रहेगी। फिर हम देखते हैं टेम्पल में शेन के साथ उसकी ग्रैंड माँ गॉड से प्रेयर करने में लगी होती है कि गॉड प्लीज़ मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। वो शेन से भी कहती है कि तुम भी नील डाउन करके विश मांगो, पर शेन नहीं सुन रहा होता है। तो फिर वो उसे डांटने लग जाती है कि तुम पूरे 30 ईयर्स के हो गए हो और देख लो अपने आप को, अभी तक तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, बैचलर बन के घूम रहे हो। देख लो अब चूजी होना छोड़ दो और एक लड़की से शादी करने के लिए मान जाओ। शेन नहीं मान रहा होता और कहने लगता है कि ग्रैंड आप चाहे जो कर लो, शादी तो मैं नहीं करने वाला, चाहे आप जो ट्रिक यूज़ कर ले वो काम नहीं आएंगी। हाँ, 6 साल पहले वाली जैसी ट्रिक तो मत यूज़ करना। तो ग्रैंड कहने लगती है कि मैं तो फैमिली की अच्छाई के लिए तो सब कर रही हूँ और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, सच में मैं कितनी ज़्यादा बेचारी हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाओ भी आ जाता है और वो टेम्पल में गॉड से प्रे कर रहा होता है कि गॉड आप मेरी मम्मी के लिए एक रिच और एक हैंडसम हस्बैंड ढूंढ के दे दो ताकि वो मेरी मम्मी की केयर करे और मेरी मम्मी को इतनी मेहनत से पैसे ना कमाने पड़े। और फिर जैसे यहाँ बाओ की आँखें खुलती है तो वो शेन को देखकर खुश हो जाता है कि गॉड ने तो इतनी जल्दी मेरी प्रेयर सुन लिए, मुझे डैडी मिल गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अभी भी हाथ जोड़ के प्रेयर करे जा रही होती है कि बस एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए, ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए। तो शेन कहता है कि ग्रैंडमा आप गिव अप कर दो क्योंकि आपको ग्रेट ग्रैंडसन कभी नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर बाओ तो जल्दी से शेन को हक करके कहने लगता है कि डैडी। तो शेन उसे देखकर सोचता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख रहा है, बचपन में मैं ऐसे दिखता था। फिर हाउसकीपर गार्ड से कहने लग जाता है कि तुम लोग कैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये बच्चा कहाँ से आ गया। तभी ग्रैंडमा तो बाओ को देखकर खुश हो जाती है और गार्ड्स को रोकती है। वो कहने लगती है कि गॉड ने तो मेरी प्रेयर सुन ली है, मुझे जैसा ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए था ये बिल्कुल वैसे ही है। और फिर ग्रैंडमा तो शेन से कहने लगती है कि तुमने मुझसे इतना प्यारा सीक्रेट छुपाए हुए थे। तभी बाओ कहता है कि ग्रैंडमा मैं इस अंकल से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डैडी बने। तो हाउसकीपर कहने लगता है कि बच्चे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है वो किंग है, क्या तुम्हें पता नहीं है किंग की कितनी नोबल पोजीशन होती है और ऐसे कैसे तुम उन्हें अपना स्टेप फादर बनाने के लिए बोल सकते हो। तो बाओ कहता है कि ये किंग है तो क्या हुआ, मेरी मम्मी भी मुझे लिटिल प्रिंस बुलाती है। अभी यहाँ पर ग्रैंडमा सुनने के बाद हाउसकीपर को कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ये सब नहीं बोलना चाहिए, आखिर अब पुराना ज़माना थोड़ी ना चल रहा है, मुझे अपने ग्रैंडसन के लिए बस एक अच्छी लड़की चाहिए, तो अगर वो लड़की अच्छी होगी तो मैं उसको अपने ग्रैंडसन की क्वीन बना सकती हूँ। तभी बाओ को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो गया है और ये स्वीट पोटैटो वाली गाड़ी पूरी नीचे गिर गई है।
बाव ये सुनते ही नींग की फिक्र करता है और मॉम कहते हुए यहाँ से भागने लग जाता है। तो ग्रैंडमा उसे रोकने जाती है तो बस उनके हाथ में उसकी टोपी लगती है और तभी ये लोग उसके नेक पे मून का बर्थ मार्क देख लेते हैं और सभी शॉक होते हैं। चैन भी सोचने लगता है कि अगर ये सच में उसका बच्चा है तो फिर तो जो 6 साल पहले उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वही इसकी मॉम होगी। ये सुनते ही ग्रैंडमा कहने लगती है कि 6 साल पहले यानी तुमने किसी के साथ सीक्रेटली नाइट स्पेंड करे। मुझे लगा था कि वो लड़कियों ने कुछ कर ही नहीं पाए और प्लान फेल हो गया और तुमने इतनी बड़ी बात अब तक मुझसे छुपा के रखे थे। तुम्हें बाद में देख लूँगी। वो सारे गार्ड से कहती है कि तुम लोग खड़े क्या हो, जल्दी से बाहर जाओ और मेरे प्यारे ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढ के लेकर आओ। और ग्रैंडमा शेन से कहती है कि तुम भी यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी तुम भी जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस लड़की की कार ने नींग को हिट करी होती है वही यहाँ पर नींग को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इस स्वीट पोटैटो की कार की वजह से मेरी कार पे जो स्क्रैच है उसका क्या, मेरी कितनी प्यारी कार है जो कि इतनी महंगी है, पूरे 3 मिलियन की, जो कि तुम पूरे जिंदगी भर भी स्वीट पोटैटो बेच के कमाओगी ना तो भी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। अब ये सुनते के साथ ही और उसे कहती है कि एक तो तुमने मेरी गाड़ी को हिट करी हो और मुझे ही बातें सुना रही हो, तुम्हें यहाँ बोर्ड दिखता रही है यहाँ पर गाड़ियों का आना मना है। तो फिर लड़की अपना नाम याओ बताने लगती है और कहती है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा बस ये छोटा सा ही तो नुकसान हुआ है ना, ये 5000 के स्वीट पोटैटो के पैसे मैं इजीली दे सकती हूँ तुम जैसी गरीब को। तो नींग पूछती है कि लगता है तुम्हारी फैमिली बड़ी पावरफुल है और रिच है जिसके दम पर तुम उड़ रही हो। तो बताने लगती है कि मैं भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे पंगे नहीं ले सकता। अच्छा रहेगा कि तुम स्मार्ट बनो और अपनी चीज़ें लेके चलती बनो, नहीं तो मैं तुम्हें इस सिटी से ही गायब करवा सकती हूँ। तभी इतने में बाव यहाँ नीचे बैठकर रोने धोने का नाटक शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि ये रॉयल फैमिली की स्टीवर्ड की बेटी ने हमारा स्टॉल तोड़ दिए और अब ये पैसे पे करने के बजाय हमें ही धमकी दे रही है कि ये हमें इस शहर से गायब कर देगी। मुझे बहुत डर लग रही है अब। तो यहाँ पर फिर यूवे से कहने लगती है कि चुप करो, ऐसे यहाँ पर हंगामे मत करो। तो यहाँ पर नींग भी फिर अपने बेटे बाव के साथ मिलकर नाटक करना शुरू कर देती है कि हाँ, हमारा स्वीट पोटैटो बेचने के अलावा ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है, तो क्या तुम हम लोग को मारना चाहती हो। तो सारी पब्लिक फिर इस यूवे का वीडियो बनाने लगते हैं कि इस लड़की को तो एक्सपोज करना बनता है। तो यूवे डर जाती है और नींग को यहाँ पैसे फेंक कर दे देती है और कहती है कि ये लो गरीब लड़की, पैसों की लालची, अब तो तुम्हारी भूख मिट गई होगी ना। ऐसे बोलकर वो जल्दी से अपनी कार लेके भाग जाती है। फिर नींग ये पैसे उठाकर यहाँ पर सारी पब्लिक को थैंक यू बोलने लगती है हेल्प करने के लिए और कहती है कि वो कल बहुत सारे स्वीट पोटैटो लेकर आएगी और सभी को फ्री में बांटेगी। फिर बाव और नींग सारे पैसे उठाकर यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं और उन लोग के जाने के बाद फिर शैन यहाँ अपने गार्ड्स के साथ पहुँचता है जिससे कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि बच्चा मिला कि नहीं, तो हाउसकीपर बताने लगता है कि उन लोगों ने पूरे टेम्पल के आसपास का सारा एरिया देख लिया पर नहीं मिला। तो फिर ग्रैंडमा ऑर्डर दे रही होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करो और फिर शैन और उसकी ग्रैंडमा मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि उन्हें अपना ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए, तो वो हर जगह जाए और उसे ढूंढे। या फिर शैन भी ऑर्डर दे देता है कि किसी भी हालत में लिटिल प्रिंस मिलना ही चाहिए। तो सारे गार्ड्स फिर अपना काम पर लग जाते हैं और सारे बच्चों को देखकर उनका बर्थ मार्क चेक कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नींग अपने बेटे शाओ को ब्रेकफास्ट दे रही होती है। तभी वो पूछ रहा होता है कि मॉम मेरे नेक के पास जो ये निशान है वो क्या है। तो नींग बताती है कि ये बर्थ मार्क है और देखो कितना प्यारा है ना, बिल्कुल मून की तरह। और वो यहाँ सोच रही होती है कि इसे ये बर्थ मार्क क्या अपने डैड की वजह से मिला है। वो सोचती है कि वैसे वो 6 साल पहले वाला जो मैन था वो उस दिन वो रॉयल पैलेस में क्या कर रहा था, कहीं वो चोर तो नहीं था। फिर यहाँ पर नींग उसे समझाने लगती है कि तुम अब घर पे अच्छे से रहना, मुझे अपना काम करने जाना है, आज मुझे रॉयल किचन जाकर स्वीट पोटैटो डिलीवर करके आना है। फिर नींग अपने स्वीट पोटैटो डिलीवर करने पहुँचती है तो सारे शेफ्स उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये सच में कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और वो लोग पूरा लाइन लगाते हैं उसको ख़रीदने के लिए। लेकिन यहाँ काम की वजह से वो लोग अब आ ही नहीं पाते, इसलिए वो उसे थैंक्स कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर डिलीवर करने आ गई। और वो लोग पूछते हैं कि वैसे तुम ये बनाती कैसे हो। तो नींग बताने लगती है कि ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है तो मैं नहीं बता सकती। तो वो सभी उसकी तारीफ़ करते हैं कि सच में वो कितनी अच्छी स्किल वाली है और वो तो यहाँ पर रॉयल किचन की भी हेड शेफ़ बनने लायक है। तभी यहाँ पर हेड शेफ़ आ जाती है जो कि कोई और नहीं, वही यूवे होती है और वो सभी को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। वो सभी को चिल्ला रही होती है कि तुम सभी रॉयल फैमिली के शेफ्स हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि तुम लोग ऐसी गरीब लड़की के रोस्टेड स्वीट पोटैटो खा रहे हो। तो फिर सभी कहने लग जाते हैं कि उसके स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और साथ ही इतने सस्ते भी, तो आखिर वो लोग क्यों नहीं खरीद सकते। तो ये कहती है कि सस्ते हैं फिर तो तुम लोग और ही समझ लो कि कितने ख़राब होंगे। तुम लोग को डर नहीं है कि अगर तुम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी
निंग बताने लगती है कि वो अपने स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छे से चुन के बनाती है और इसमें कोई कमी नहीं होती। तो यूवी कहती है कि झूठा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो कि तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी हद तक जाते हो। निंग कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है? देखो, अगर तुम मेरे स्वीट पोटैटो की बुराई कर रही हो ना, तो आप ये खुद ही टेस्ट करके देखो। और वो उसके मुंह में डाल देती है। तो फिर यूवी उसे थूकती है और निंग को दूर पुश कर देती है और चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर सारे शेफ्स के लिए रूल सेट करती है कि मैं यहाँ की हेड शेफ हूँ, इसलिए मैं तुम लोग को ऑर्डर दे रही हूँ कि अब इसके सारे स्वीट पोटैटो यहाँ पर बैन है, कोई भी इसके स्वीट पोटैटो नहीं खाएगा। वो सभी को चिल्लाने लगती है कि अगर किसी ने खाया तो वो भी यहाँ से निकल जाएगा। और वो यहाँ पर इन लोग के स्वीट पोटैटो को फेंक देती है। तो निंग उसे मार के कहती है कि इस तरीके से तुम मुझे बुली नहीं कर सकती। तो फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये लोग सारे वेजिटेबल्स को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के मार रहे होते हैं। फिर युवे को तो इतनी गुस्सा आ जाती है कि वो तो चाकू ही उठा लेती है निंग को मारने के लिए और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। पर तभी जल्दी से यहाँ पर शेन का असिस्टेंट उसे चाकू लेकर फेंकता है और फिर यहाँ पर शेन खुद भी आया होता है और वो इन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और शेन को देखकर निंग इस बारे में सोच रही होती है कि ये बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि यही वो 6 साल पहले वाला मैन है। फिर वो अपने आप को समझाने लगती है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये तो किंग है, तो ये आखिर वो थोड़ी ना हो सकता है। फिर यहाँ पर यूवे इस बारे में शेन को बताने लगती है कि ये लड़की अपनी लो क्वालिटी के स्वीट पोटैटो यहाँ बेचने आई थी और मैंने इसे एक्सपोज कर दी, तो ये उल्टा मुझसे ही फाइट करने लग गई। तो निंग बताने लगती है कि किंग ये बिल्कुल गलत बोल रही है, मेरे स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स मैं बहुत ही अच्छे से चुनती हूँ और उसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। अगर आपको भी यकीन नहीं आ रहा हो तो आप स्वीट पोटैटो चेक कर लो। तभी शेन ये देखकर खुश होता है कि वो उससे कितना बिना डरे बात कर रही है। यहाँ पर यूवी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम ऐसे कैसे अपने बेकार स्वीट पोटैटो किंग को ऑफर कर सकती हो। तब यहाँ पर शेन तो स्वीट पोटैटो लाने के लिए बोलता है और फिर जैसे वो स्वीट पोटैटो को खा रहा होता है तो ये सभी उसे ही देख रहे होते हैं और फिर वो तुरंत ही कहता है कि सच में तुम्हारा स्वीट पोटैटो बाहर नहीं बेचा जाना चाहिए। तो ये सुनकर यूवी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हारा स्वीट पोटैटो बेचने के लायक है ही नहीं, मुझे पता था इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो कहने लगती है कि शेन तुम इसे मत खाओ, आखिर ये गंदी चीज़ तुम्हें थोड़ी ना खानी चाहिए। तब यहाँ पर निंग तो अपसेट हो जाती है कि अब तो उसने किंग से पंगा ले लिए, तो फिर वो उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ जाएगा। वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को इन सब में नहीं घसीट सकती हूँ। पर तभी यहाँ पर शेन तो निंग को अपनी रॉयल फैमिली के शेफ बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि वो अब सारी चीज़ यहाँ पर खुद संभालेगी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, खास करके निंग और यूवे दोनों ही। निंग कहने लगती है कि मैं रॉयल किचन में काम करूँगी, तो कहता है कि हाँ, और उसका स्वीट पोटैटो देखकर मनी मन उसकी तारीफ सोच रहा होता है कि सच में कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी यूवी कहने लग जाती है कि आखिर इतने सारे टॉप कंट्री के शेफ़ को यहाँ रॉयल किचन में काम करने नहीं मिला और ये मामूली सी वेंडर को यहाँ पर क्यों मिल रहा है। तो निंग भी साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों काम मिल रहा है, मैं तो अपना स्वीट पोटैटो बेचने में खुश हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि वो स्वीट पोटैटो बेच के ही अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और ऐसे वो अपने बेटे का भी ध्यान रख लेती है। तभी यहाँ पर शेन अपने असिस्टेंट को बोलने बोलता है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर निंग को ऑफर दे रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे काम करेगी ना तो उसे हर महीने की 30,000 की सैलरी मिलेगी, ऊपर से काफ़ी सारे फंड्स भी मिलेंगे। ये सुनकर फिर निंग तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है और तुरंत ही मान जाती है कि मैं कल ही से ही काम शुरू कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर यूवी कहने लगती है कि शेन ये तो बस एक मामूली सी वेंडर है जिसे सिर्फ स्वीट पोटैटो बनाना आता है, तो ये रॉयल किचन के सारे अच्छे अच्छे डिशेस कहाँ बना पाएगी। तो निंग कहती है कि मैं अभी बना कर दिखाती हूँ और फिर वो तुरंत ही कुकिंग चालू कर देती है और उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर ये सभी हैरान हो रहे होते हैं और शेन तो खुश हो रहा होता है कि उसने सच में कितनी अच्छी बंदी चुन ली है अपनी कुकिंग के लिए। फिर निंग ने जो भी सारी डिशेस बनाई होती है उन्हें खाकर यहाँ पर सारे शेफ्स तारीफ करते हैं कि सच में उसने कितना अच्छा बनाई है, इवन हेड शेफ से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा। तो ये वे अपनी बुराई सुनकर शौक रह जाती है और फिर यहाँ पर शेन उसे चिल्लाता है कि तुमने इस लड़की के ऊपर शक करी थी ना, अब तुम खुद गलत हो गई हो, तो चलो अभी इससे माफ़ी मांगो। तो वो फिर निंग से सॉरी बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और निंग खुश हो रही होती है कि सच में ये किंग तो बहुत ही फेयर पर्सन है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी इसे 30,000 सैलरी एडवांस में दे देता है। तो निंग खुश हो रही होती है कि वो इसमें से 20,000 अपने बेटे की इस मंथ की मेडिसिन के लिए भर देगी और 10,000 उसके पास बचेगा भी। फिर तभी तुम्हें निंग देखती है कि शेन ने सारे खाने ख़त्म कर चुका है। वो शौक हो जाती है कि मैंने सुनी थी कि ये किंग कुछ खाता नहीं है, पर इसने तो सब खत्म कर दिया। सेक्रेटरी भी देखकर शौक हो रहा होता है। फिर यहाँ शेन निंग की तारीफ़ करने लगता है कि सच में उसने बहुत अच्छा खाना बनाई थी और उसके यहाँ मुंह पर खाना थोड़ा लगा होता है। तो निंग फिर टिश्यू से साफ़ करने जा रही होती है, तभी वो उसे रोक देता है कि तुम क्या कर रही हो। तो निंग कहती है कि सॉरी मैंने बस आपको अपना बेटा समझ ली थी,
तो ये लोग शौक होकर उसे देख रहे होते हैं। निंग कहती है कि मेरा मतलब है कि मेरा बेटा भी खाना खाते वक्त अपने मुंह पर ऐसे खाना लगा लेता है, तो मैं उसके मुंह को क्लीन करती हूँ। वो बताने लगती है कि मेरा बेटा 5 साल का है। तो फिर ये सुनकर शेन इस बारे में सोच रहा होता है कि अगर उसका भी बेटा सच में होगा तो वो भी 5 साल का ही होगा। निंग कहने लगती है कि किंग आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी ये जॉब मुझसे मत छीनना। तो फिर शेन इस बारे में उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा जो बच्चा है और उस बच्चे का जो डैड है, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, क्या अच्छा है। तो निंग रोने धोने का नाटक करते हुए बताने लगती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे चीट करके चला गया, तो उसके जाने के बाद मैंने अपने बेटे को अकेले ही पाली हूँ। वो मन में अपने बच्चे के डैड को कह रही होती है कि वैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, इसलिए सॉरी, अभी तुम पर ब्लेम डाल दी। फिर सेक्रेटरी को भी निंग की स्टोरी सुनकर रोना आ रहा होता है और यहाँ पर शेन को भी गुस्सा आती है कि वो पर्सन कितना बड़ा स्कमबैग है फिर, और शेन अपने बारे में ही बोल रहा होता है। तो फिर उसे छींक भी आने लगती है। इतने में निंग को उसके बेटे बाव की कॉल आती है, तो वो उससे कॉल पे बात करती है कि बस मैं अभी घर ही आ रही हूँ, और फिर वो यहाँ शेन को बाय बोलकर अपना चली जाती है। फिर शेन सेक्रेटरी से ये डिस्कस कर रहा होता है कि अगर उसका बेटा मिल जाएगा तो उसे भी निंग का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा ना, ये कितना अच्छा खाना बनाती है। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने घर पे पहुंचती है अपने बेटे से मिलने। तो फिर बाव पूछ रहा होता है कि मम्मी आपको देर क्यों हुआ। तो फिर वो बताने लगती है कि मुझे रॉयल किचन में काम मिल गया है और अब मैं रॉयल शेफ़ बन गई हूँ, वहाँ पर मेरी सैलरी 30,000 होगी। तो ये सुनकर बाव भी खुश होने लगता है कि मम्मी ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, फिर तो आप मुझे बहुत सारे अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें दिलाएंगी ना। वो चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ों की बात करने लगता है। तो निंग कहती है कि ऑफ कोर्स अब तो हमें सब खाने मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे निंग जब अपना यहाँ पैलेस में जॉब के लिए आ रही होती है तो वो अपने साथ बाव को भी लेकर आती है। तभी इन लोग को गेट के बाहर ही यूवे मिल जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें अभी रॉयल किचन जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाली हूँ। तो फिर निंग अपने बेटे बाव को रॉयल किचन के अंदर जाने बोलती है और कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी आती हूँ। और वो यहाँ यूवे के साथ जाती है और फिर यहाँ यूवे उसे शेन के सामने लेकर आती है। तो निंग को देखने मिलता है यहाँ पर शेन का कोई गेस्ट आया होता है जो कि उसकी तरह बहुत ज़्यादा रिच फैमिली का है। यहाँ पर यूवे निंग को फंसाने के लिए उस बंदे को कहने लग जाती है कि ये आपके लिए ऑन द स्पॉट बहुत ही अच्छी सी डिश बनाएगी। तो वो बंदा खुश हो रहा होता है कि उसने काफ़ी टाइम से कुछ अच्छी डिश नहीं खाया। वे सेक्रेटरी इस बारे में शेन से बात कर रहा होता है कि निंग तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी ना ये काम संभाल पाएगी। शेन कहता है कि रहने दो, मुझे यकीन है वो कर सकती है और मैं भी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर निंग यहाँ सोचने लगती है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शाइन करने की ये यूवे थोड़ी ना उसे दे सकती है, तो ज़रूर ये कोई ट्रिक होगी। तभी यहाँ यूवे उसे समझा रही होती है कि ये बहुत ही बड़े एम्बेसडर है और इनके साथ शेन की बहुत ही अच्छी डील होने वाली है, जो कि अब लगता है तुम ख़राब कर दोगी। तभी यहाँ पर निंग देखती है कि खाने के डिशेस के इंग्रेडिएंट बहुत ही कम है, तो वो समझ जाती है कि इसने यही काम करी है ताकि वो कुछ बना ना पाए। पर निंग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता होता है कि वो कैसे क्या डिश बना सकती है। वो एक केक बना लेती है और उसे फिर सर्व करने जाती है। तो यूवे को लग रहा होता है कि वो बहुत ही ख़राब टेस्ट का होगा, पर यहाँ पर उस बिजनेस पार्टनर को तो ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर निंग की तारीफ़ें कर देता है। तो यूवे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी शेफ्स भी निंग की तारीफ़ें यहाँ बाव को बता रहे होते हैं कि उसने कितनी जल्दी में इतना अच्छा केक बना ली। तो बाव बता रहा होता है कि मेरी मम्मी है ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और वो लोग यहाँ पर फिर उसे कुछ खाने को दे रहे होते हैं। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं असल में एग नहीं खा सकता हूँ, मुझे एग से एलर्जी है, तो क्यों ना आप लोग मुझे बस एक ग्लास ऑरेंज जूस दे दो। तो फिर वो लोग उसे जूस दे रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर यूवे आ जाती है और वो उस शेफ़ को पुश करती है और जूस को गिरा देती है। तो जल्दी से यहाँ पर निंग आती है और वो अपने बेटे बाव से पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो यूवे से कहती है कि तुम्हारी क्या हरकत है। तो यूवे कहती है कि तुम्हें आज बस थोड़ी सी तारीफ़ें क्या मिल गई, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ रॉयल किचन से कुछ भी खा पी सकते हो। यहाँ पर वो शेफ़ बीच में कुछ बोलने को करते हैं कि वो लोग बस जूस ही तो दे रहे थे। तो फिर यूवे उन सभी को चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम लोग को अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना हो तो चुपचाप जाओ यहाँ से। तो वो सभी डर के चले जाते हैं और फिर यूवे निंग से कहने लगती है कि यहाँ की चीज़ें हम डॉग को तक दे सकते हैं, लेकिन तुम जैसी गरीब को नहीं। यहाँ पर ये यूवे निंग को बहुत सारी बातें सुना रही होती है, जिसे सुनकर फिर बाव भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि आप बस मेरी मॉम से जेलस हैं, क्योंकि मेरी मॉम आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, आप कितनी ज़्यादा मतलबी हो। तो ये सुनकर फिर यूवे को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बहुत ही भूख लगी थी ना, रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन का वो बिजनेस पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होकर जाता है कि उसे इतना अच्छा खाना खाने को मिला है और वो उसके साथ अब डील करने को रेडी है। फिर शेन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो निंग को रिवॉर्ड देना चाह रहा होता है।
तो वो उससे मिलने के लिए रॉयल किचन की तरफ बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि किचन में यूवे ज़बरदस्ती बाव को एग खिलाने की कोशिश करती है, जिसके बाद फिर बाव की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो यहाँ पर बीमार हो रहा होता है। तो तुरंत ही निंग उसे मेडिसिन देने जा रही होती है, पर यहाँ पर यूवे इसे मेडिसिन भी नहीं देने देती और अपने लोगों को बोलकर उसे पकड़वा लेती है। फिर यहाँ बाव तो बेहोश होने लगता है, तो निंग उसे चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसा मत करो। और फिर इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो चिल्लाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। निंग कहने लग जाती है कि मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है। वो इस यूबे को चिल्लाती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो इसे थप्पड़ लगाने के बाद यहाँ से बाव को उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलती है। शैन अपने गार्ड्स को निंग के साथ भेज देता है। यहाँ पर शैन इस यूवे को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में इस तरीके की अपनी डिसीजन लेने की, तुम होती कौन हो यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने के लिए। वो उसे यहाँ पर चिल्लाते हुए समझा देता है कि उसके पास कोई राइट्स नहीं इस तरीके की हरकत करने के लिए। और वो उसे ये भी कह देता है कि अब वो उसकी शेफ की हेड पोजीशन से उसे हटा रहा है और दोबारा वो उस जैसी लड़की को यहाँ अपने रॉयल किचन में काम करने देना ही नहीं चाहता है। ये सब सुनाकर वो चला जाता है। तो इस यूवे को तो निंग के ऊपर ही और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन की ग्रैंडमा अभी भी अपने ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि बाव की सर्च में होती है और उन्हें अभी भी बाव के बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिलती। फिर वो यहाँ निंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है कि आखिर उसके बेटे को बुली किया गया। तो वो उसे बाव के बारे में पूछती है कि अभी उसका बेटा ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ। फिर ग्रैंडमा बाहर आने के बाद बस इसी बारे में सोच रही होती है कि कितना बेचारा बच्चा है, उस यूवे ने बहुत गलत करी है इसे बुली करके। और फिर वो यही विश कर रही होती है कि बस अब उनका भी ग्रेट ग्रैंडसन उन्हें मिल जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि शैन भी अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर निंग और उसके बेटे बाव से मिलने आ रहा होता है। और तभी सेक्रेटरी कहने लगता है कि बॉस आखिर आपको खुद जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो किंग है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, आखिर ये सारी चीज़ें मेरी रॉयल किचन में हुई है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वर्कर्स का ध्यान रखूँ। तभी बाव या निंग से कह रहा होता है कि मम्मी कितना अच्छा हुआ ना कि सही टाइम पर वो हैंडसम अंकल आ गए और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करे और उस बैड वुमेन को वो सबक भी सिखाए। फिर बाव कहता है कि वैसे मम्मी क्यों ना हम लोग वो किंग को मेरा डैडी बना दे। तो जल्दी से निंग उसे चुप कराने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि शैन दरवाजे के बाहर खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है। निंग अपने बेटे बाव को समझाती है कि वो किंग है और हमारे और उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वैसे भी किंग के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा कदम दूर रहना चाहिए। फिर चाहे इस लाइफ में हो या नेक्स्ट लाइफ में हम लोग कभी भी उस किंग के क्लोज नहीं हो सकते। ये सब सुनने के बाद फिर यहाँ से शैन रिटर्न हो रहा होता है। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि क्या आप अंदर नहीं जाएंगे। शैन कहता है कि ऐसे दूसरे लोगों से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। और फिर वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि निंग बाव से कह रही होती है कि आज उसने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मैं उसे अच्छे से थैंक्स करने वाली हूँ। लेकिन वो बाव को समझाती है कि तुम दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं बोलोगे। तो कहता है कि ठीक है। और मन में सोचता है कि अच्छा हो मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मैं उनके लिए एक हैंडसम न्यू डैडी ढूंढ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात में निंग ने यहाँ पर शैन के लिए बहुत सारे अलग अलग डिशेस बनाई होती है जो कि वो उसे देने के लिए चाहती है और सोचती है कि उसे उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद है, इसलिए उसने अच्छी अच्छी डिशेस बना के लाई है। वो उसे रूम के बाहर से आवाज़ देती है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर वो रूम में आकर सारे खाने को टेबल पे सर्व कर देती है। और तभी इसी टाइम पर शैन यहाँ शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है और तभी निंग उसे ऐसे देख लेती है तो उसका बर्थ मार्क भी उसे दिख जाता है। वो उसे ऐसे देखकर ऐसी शॉक हो जाती है। और तभी यहाँ सेक्रेटरी भी आया होता है और वो इन दोनों को देखकर कहता है कि मैं वापस रिटर्न चाहता हूँ। फिर निंग शैन को इस बारे में बताने लगती है कि आज उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प किया था इसलिए वो उसे थैंक्स करने के लिए ये सारी डिशेस बना के लेकर आई है। तो शैन तो अभी उससे गुस्सा होता है, वो कह देता है कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा। तो निंग फिर उसके मुंह में डाल के टेस्ट करा देती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही अच्छी डिशेस है। तो शैन को फिर पसंद आ जाता है और वो खाने के लिए मान जाता है। निंग फिर उसे ड्रिंक पे निकाल कर देती है और बताती है कि ये बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है और फिर वो टिश्यू से उसका मुंह भी साफ करने जा रही होती है। तभी वो उसे ऐसे देखने लगता है तो फिर वो टिश्यू उसके हाथ में पकड़ाती है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि ऐसे अब खड़े होकर मुझे देखती मत रहो, तुम भी थोड़ा सा खा लो। तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बस थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती हूँ। वो जल्दी से एक ग्लास ड्रिंक कर लेती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम सच में ड्रिंक कर सकती हो। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ड्रंक नहीं होती हूँ। और वो एक ही बार में इतनी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और फिर वो तुरंत ही शैन को अपने बच्चे बाव की तरह ट्रीट करने लगती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा बड़े कैसे दिख रहे हो। यहाँ पर शैन उसे दूर कर रहा होता है पर निंग तो उसे पकड़ के उसके ऊपर ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पैदा करी थी तो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी अपने मॉम डैड को बताया ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग फिर फिक्र करेंगे और इस तरीके से मैंने तुम्हें अकेले पाल ली। तो शैन को भी ये सुनकर बुरा लगता है कि उसने अकेले अपने बच्चे को पाली है। निंग उसे बता रही होती है
कि मुझे पहले पता ही नहीं चला था कि तुम्हें अस्थमा की बीमारी थी और तुमने कितने ज़्यादा सफ़र करे हो। शेन कहता है कि फिर उसके डैड का क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने बच्चे के सपोर्ट के लिए पैसे वगैरह दे या उसका ख्याल रखे। निंग ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है क्या खैर उस मैन का मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। और फिर वो आगे एक बहुत से सेंटेंस कहने लगती है जिसे सुनकर शेन को लग रहा होता है कि वो तो ड्रंक है तो आखिर उसकी बातें सही कहाँ हो सकती है। निंग उसे वापस हक करके कहने लगती है कि ये बाव मैं तुम्हें सॉरी करना चाहूँगी कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई, लेकिन हाँ मम्मी तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ऐसा बोलकर वो तो यहाँ शेन की गाल पे किस भी कर लेती है। शेन तो फिर यहाँ शौक रह जाता है और वो निंग को वापस से किस करने से रोकने लगता है और अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देकर इसे यहाँ से लेकर जाने बोलता है। फिर मॉर्निंग में जब निंग उठ जाती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ अपने घर पर कैसे आ गई, मैं तो कल रात किंग को खाना सर्व करने गई थी। फिर वो सोचती है कि हाँ मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन हाँ मैं ड्रिंक अच्छे से होल्ड कर लेती हूँ तो मुझे पता है मैंने कुछ भी हरकत नहीं करी होंगी। फिर उसे यहाँ पर अपने बेटे बाव का लेटर मिल जाता है। वो लिख कर गया होता है कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। तो निंग बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा बेटा खाना भी बना लेता है और अपना खुद का ख्याल भी रख लेता है और ऊपर से स्कूल में फ़ाइट भी नहीं करता है, मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं आती है। तभी इतने में उसे स्कूल से टीचर की कॉल आती है और उसे टीचर इस बारे में बताती है कि बाव ने स्कूल में फ़ाइट कर लिया। ये सुनकर निंग शॉक होती है और फिर वो जल्दी से स्कूल पहुंचने के बाद बाव से इस बारे में पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो बाव कहता है कि मॉम सॉरी मैंने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। फिर तभी इतने में यहाँ पर यूवे आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि चोट तुम्हारे बेटे को नहीं बल्कि मेरे निफ्यू को आई है। फिर तभी इतने में यहाँ पर टीचर इस बारे में निंग को बताने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। वो बताने लगती है कि जो मिस यूवे का निफ्यू है चैन, उसकी एक लिमिटेड एडिशन वाली कार थी जो उसने लेकर आया था और वो गायब है। चैन कह रहा होता है कि वो कार उसे कितनी ज़्यादा प्यारी थी। तो निंग फिर इस बारे में कहती है कि मुझे अपने बेटे पर यकीन है, जो चीज़ उसकी नहीं है वो उस चीज़ को नहीं लेता है। वो टीचर से पूछती है कि क्या यहाँ पर कैमरास नहीं है, हम कैमरास की फुटेज देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। तो टीचर बताती है कि नहीं है, इसलिए हमने सारे स्टूडेंट्स को रोक के रखें ताकि सबकी जो है चेकिंग हो। तो यूवी कह रही होती है कि आखिर सबकी चेकिंग की क्या ज़रूरत है, चोर तो इसी का ही बेटा है, देखो इसके बेटे को चोरी करना भी आता है और फाइटिंग करना भी आता है। तो निंगो से चिल्लाती है कि वो उसके बेटे के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए डाल रही है और सब झूठ झूठ बोल रही है। तो यूवी कहती है कि मैंने क्या इल्ज़ाम लगाई हूँ और वैसे भी इस बच्चे का तो कोई डैडी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो फिर ये देख कर ही वो समझ जाता है कि ये तो निंग का बनाया हुआ खाना लग ही नहीं रहा है। तो असिस्टेंट बताता है कि असल में निंग अपने बच्चे के स्कूल गई हुई है क्योंकि उसके बेटे ने फ़ाइट किया। ये सुनकर शेन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, निंग का बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। वो तुरंत ही फिर इस बारे में और इन्फॉर्मेशन पूछता है कि हुआ क्या है। फिर यहाँ स्कूल में हम देखते हैं कि क्लास के सारे बच्चे जब ये सुन लेते हैं कि बाव का कोई डैड नहीं है तो वो सभी इस बारे में बात करने लगते हैं। तो बाव कहता है कि तो क्या हो गया, डैड नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मॉम तो है ना। पर यहाँ सारे बच्चे उससे दोस्ती कट कर लेते हैं कि वो लोग अब उसके साथ नहीं खेलना चाहते। तो बाव भी कह देता है कि ठीक है मत खेलो, मैं अकेली अपना खेल कर खुश हूँ। फिर यहाँ पर निंग भी यूवे से कह देती है कि अपब्रिंगिंग का लेना देना डैड से कुछ नहीं होता। तो भी यहाँ पर यूवे कह रही होती है कि आज तुम्हारे इस बेटे को तो मैं स्कूल से निकलवा के रहूँगी। वो यहाँ पर बाव को हाथ लगाने जा रही होती तो निंग उससे हाथ नहीं लगाने देती और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो बाव फिर यूवे को चिल्लाता है कि आप मेरी मॉम को ऐसे हाथ नहीं लगा सकती। वो उसके हाथ पर दांत से काट लेता है। तो यूवे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि छोटे से बच्चे तुमने ये बहुत हद क्रॉस कर दिए। वो यहाँ पर कुर्सी उठाकर उसे मारने जा रही होती है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर शेन आकर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि किसने कहा कि बाव का कोई डैड नहीं है, मैं हूँ ना बाव का डैड। और फिर इसे देखकर बाव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये हैंडसम अंकल फिर आ गए हमारी हेल्प करने, कितनी अच्छी बात है। वो याद करता है कि वैसे मैंने इनसे जाकर डैडी बनने की बात किया था, तो अगर इन्होंने अभी मुझे पहचान लिया तो ये मॉम को भी बता देंगे और मॉम को पता लग जाएगा कि मैं उनके लिए डैडी ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैं गया। फिर यही सोच कर ही बाव जल्दी से मास्क पहन लेता है और तभी यहाँ पर यूवे तो शेन को कहने लग जाती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से हो सकता है। तभी बाव कहने लगता है कि डैडी अच्छा वो आप यहाँ पर आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो बाव की आवाज़ सुनते ही शेन तो पहचानने लगता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। तो यहाँ पर फिर शेन तो बाव को उठा लेता है और कहता है कि अब डैड यहाँ पर आ गए तो तुम्हें कोई नहीं बुली कर सकता है। फिर क्लास के सारे बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं कि यानी ये तो सच में किंग का बेटा है। वो लोग बातें करने लगते हैं कि यानी ये लिटिल प्रिंस है। फिर निंग तो जल्दी से बाव को शेन के ऊपर से उतरने बोल रही होती है और इतने में अचानक से उसे बहुत खांसी आने लगती है।
तो शैन अपना कोट निकाल कर उसे पहना देता है और ये देखकर युवे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है निंग के ऊपर कि यानी वो 6 साल पहले वाली लड़की जिसने शैन को सेड्यूस करी थी वो कोई और नहीं बल्कि यही है, इसलिए वो उसे यहाँ पर गुस्से में देख रही होती है। तभी शैन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो इस युवे का पर्स चेक करे। युवे अपना पर्स देने से मना कर रही होती है, तो यहाँ पर सेक्रेटरी ज़बरदस्ती उसे लेता है और सारी चीज़ें यहाँ नीचे गिराकर सभी को देखने मिल जाता है कि असल में वो कार इसने अपने ही बैग में छुपा के रखी थी। उसका नेफ्यू देखते ही पहचानता है कि यही तो मेरी लिमिटेड एडिशन वाली कार है। वो कहने लगता है कि आखिर आंटी ये आपके पास कैसे, तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम चुप हो जाओ। फिर यहाँ पर टीचर कहने लगती है कि यानी ये कार आपके पास ही थी और आप दूसरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, ये कितनी गलत बात है। युवे अभी भी मान नहीं रही होती और कहने लगती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तभी निंग उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो जो एक बच्चे तक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। फिर शैन ऑर्डर दे देता है कि इस युवे को यहाँ से लेकर जाओ और इसे लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो युवे कहने लगती है कि शैन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, और गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद शैन यहाँ पर बाओ के लिए बहुत सारे लिमिटेड एडिशन वाले कार मंगवाता है और कहता है कि ये सब मेरे बेटे के लिए, वो जिससे चाहे उसे खेल सकता है। तो यहाँ पर क्लासमेट सब खुश होने लग जाते हैं और अब बाओ की साइड लेने लग जाते हैं कि उसके पास तो इतने पावरफुल डैड है, इसलिए वो लोग भी अब उसके साइड रहेंगे और अब कोई भी उसका मजाक उड़ाएगा तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर बाओ कह रहा होता है कि हाँ मेरे डैड है ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और वो शैन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो ये सब देखते हुए निंग सोचती है कि ये दोनों तो सच में बिल्कुल एक रियल डैड और बेटे की जोड़ी लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा से मिलने के लिए घर पे यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटर आए होते हैं और वो पूछने लगते हैं कि आपके ग्रेट ग्रैंडसन की ट्यूटरिंग की सारी अरेंजमेंट्स हो गई है, तो क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा बता रही होती है कि आखिर क्या ही स्टार्ट हो सकता है, अभी तो मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को देखने भी नहीं मिल रहा है। वो बताती है कि मेरे पास बस मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का ये हैट है और कुछ भी नहीं। तो उस हैट को देखकर प्रिंसिपल तो पहचान लेते हैं कि ये तो मेरे स्कूल का है। ये सुन के ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है और फिर यहाँ ये प्रिंसिपल बता रहे होते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है कि लिटिल प्रिंस हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर तो उनके बारे में मैं पता लगाता हूँ। वैसे आपके पास क्या उनका फ़ोटो है, तो फिर मैं इजीली उन्हें ढूंढ पाऊँगा। तो कहती है कि फ़ोटो तो नहीं है लेकिन हाँ मैं उसे ड्रॉ कर सकती हूँ। फिर वो यहाँ उसे ड्रॉ करके देती है। तो प्रिंसिपल को ये देखकर कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि इसमें आखिर क्या ही दिख रहा है, इसमें कैसे कोई पहचानेगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम पहचान नहीं रहे हो, ठीक है फिर जाओ आप खुद अपने हिसाब से ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में यहाँ निंग तो शैन को थैंक्स कर रही होती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है और अब वो यहाँ किंडरगार्टन में अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएगा। तो बाओ कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी एक बेटा है और वो भी शायद कुछ ऐसी एज का होगा। तो निंग उसे कहने लग जाती है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा है तो पक्का उसके बेटे की मॉम भी बहुत अच्छी होगी और वो उसे जल्दी मिल भी जाएगी। वो कहती है कि लेकिन आपने आज जो हेल्प करे उसकी वजह से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर निंग कह रही होती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडमा पहुँच जाती है और कहती है कि कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वो यहाँ पर फिर शैन को ही डांट रही होती है कि अभी तक वो उनका ग्रेट ग्रैंडसन ढूंढ नहीं पाया जबकि वो इसी स्कूल में पढ़ता है। वो फिर क्लास में उसे ढूंढने चली जाती है और यहाँ पर वो बहुत सारे बच्चों को चेक कर रही होती है। और तभी यहाँ बाओ तो दूसरी तरफ शैन के पास आया होता है और वो पूछने लगता है कि अंकल आपको क्या है। तो फिर वो बताने लगता है कि उसे भूख लगी हुई है। तो शैन फिर अपना टिफ़िन निकाल कर उसे देने लगता है कि ये लो, ये मेरी मम्मी ने बनाई है। तो शैन फिर उसे खा लेता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। तभी इतने में ग्रैंडमा यहाँ सारे बच्चों को ढूंढने के बाद यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि अभी भी कुछ बच्चे चेकिंग के लिए बचे हैं, जिनमें से वो फिर यहाँ बाओ को देखने के बाद उसका मास्क हटा के देखना चाह रही होती है, पर बाओ जल्दी से बेहोश होने का नाटक करता है। तो शैन उसे उठा के लेके जाता है। फिर बाओ को घर पे लाके सुलाने के बाद यहाँ पर निंग शैन के पास आकर उसे बताने लगती है कि वो ऑलरेडी सो चुका है। तो फिर शैन कह रहा होता है कि मेरा स्कूल के पास भी एक विला है, तो तुम और बाओ वहीं पर ही शिफ्ट हो जाओ तो स्कूल जाने में आसानी होगी। निंग कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा घर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अच्छे से रह ले रहे हैं। और हाँ तुम्हारा आज बहुत थैंक यू जो तुम बाओ को टाइम पर हॉस्पिटल ले आए थे। उसकी कंडीशन ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर उसे उस टाइम पर फीवर हो जाता तो बात फिर संभल नहीं पाती, लेकिन अच्छा हुआ सब ठीक से हो गया। फिर इतने में यहाँ पर शैन को थोड़ा चक्कर आ रहा होता है। तो निंग जल्दी से उसके सर के ऊपर चेक करके कहती है कि तुम्हें तो इतना ज़्यादा फीवर है। वो तुरंत ही उसके सेक्रेटरी को कॉल पर बता देती है और फिर यहाँ पर शैन को ठंडी लग रही होती है तो निंग उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके लिए यहाँ पर जिंजर टी भी बना के लेकर आती है और उसे पिलाने लगती है।
और वो उसका इतना यहाँ ख्याल रख रही होती है। तभी यहाँ पर शैन अचानक से उसे किस कर लेता है, तो निंग जल्दी से दूर होती है और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। तभी शैन सब याद कर रहा होता है कि लास्ट टाइम भी कैसे वो ड्रंक हुई थी और उसने उसे किस करी थी और वो ही उसे छोड़ नहीं रही थी। वो सोचता है कि पहले तुमने मुझे प्रोवोक करी हो, तो अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती हो। फिर नेक्स्ट डे निंग यहाँ रॉयल किचन में काम कर रही होती है और यहाँ पर उसके साथ बाव भी होता है जो कि अपना होमवर्क करने में लगा होता है। तभी यहाँ पर शैन का कजिन रॉयल शेफ हेड से मिलने आया होता है और कहने लगता है कि मैंने सुना हूँ कि यहाँ के हेड शेफ की कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब तक मैंने बहुत सारे शेफ का अच्छा अच्छा खाना खाया हूँ, तो मैं भी तो देखूँ कि कितनी अच्छी कुकिंग है। फिर वो जैसे ही निंग को देखता है तो शॉक हो जाता है और निंग भी उसे देखकर खुश हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर जू कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ रॉयल किचन की हेड शेफ तुम हो। वो फिर उसे बताने लगता है कि वैसे वो किंग का कजिन है। ये सुनकर निंग काफ़ी शॉक होती है कि तुम यानी कि उस किंग के कजिन हो। कहता है कि ये सब छोड़ो, हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक हक तो बनता ही है। तभी यहाँ पर बाव पूछने लगता है कि मम्मी आखिर ये अंकल कौन है। तो मम्मी सुनकर जो तो शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर फिर निंग बाव को इस बारे में बताने लगती है कि ये तुम्हारी मम्मी के फ्रेंड है, हाई स्कूल टाइम में हम दोनों क्लासमेट थे। और फिर वो यहाँ पर जो को भी बताने लगती है कि ये मेरा बेटा है। फिर बाव जो को अपने बारे में बताने लगता है कि हेलो अंकल, मेरा नाम बाव है और मैं 5 साल का हूँ। तो ये सुनते के साथ यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाने लगता है कि यानी फिर ये सब 6 साल पहले से शुरू हुआ। वो इस बारे में निंग से पूछता है कि 6 साल पहले तो तुम किसी को डेट नहीं कर रही थी। तो निंग जो को साइड में लेके जाती है और उसे फिर वो 6 साल पहले वाले मैन के बारे में बताती है कि वो उसे कैसे मिली थी और ये भी कि उससे पता भी नहीं है कि आखिर वो है कौन। फिर ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर जो को भी गुस्सा आ जाती है कि अगर वो मैन मुझे मिल गया ना तो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो कहने लगता है कि वैसे बाव को अगर ठीक से ध्यान से देखो तो ये मुझसे भी काफ़ी मिलता जुलता है। वो बाव से कहने लगता है कि तुम्हारे पास डैडी नहीं है तो क्यों ना तुम मुझे डैडी बुलाओ, मैं तो तुम्हारा डैडी बनना चाहता हूँ। तो निंग कहती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने सेक्रेटरी के साथ आया होता है और वो ये सब सुनने लगता है। तो जल्दी से उसे देखकर जो यहाँ पर उसे निंग से मिलवाने लगता है कि ये मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है। उसे पकड़ के कहने लगता है कि कजिन देख लो, ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है तो इसे अब बुली मत करना। तभी इन लोग को ऐसे देखकर सेक्रेटरी भी सोचने लगता है कि ये लोग हाई स्कूल क्लासमेट हैं और क्या पता 6 साल पहले वाले मैन भी यही होगा और यानी कि यही मिस निंग के एक्स बॉयफ्रेंड है। शैन तो ये सुनकर ही जेलस हो रहा होता है और रिटर्न यहाँ से जाने लगता है। तभी जो इस बारे में निंग से कहने लगता है कि वो उसका बनाया हुआ वो स्वीट पोटैटो खाना चाहता है। ये सुनते के साथ ही शैन जो को पकड़ के लेके जाने लगता है कि तुम चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ काम है। और फिर वो उसे लेकर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ को जो गिफ्ट में छुरी मिली होती है उसे देखकर वो खुश हो रही होती है। फिर बाव कहने लगता है कि मम्मी अब तो आपके पास दो डैडी है, लेकिन हाँ मैं सही बोलूँ तो मुझे तो किंग वाले डैडी सबसे ज़्यादा पसंद है। किंग कहती है कि आखिर तुम क्या क्या बोलते रहते हो, चलो अब अपना होमवर्क करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ग्रैंड माँ और शैन दोनों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और ग्रैंड माँ से कहने लगता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तो ग्रैंड माँ खुश हो रही होती है कि तुम हमेशा से बहुत ज़्यादा स्वीट टॉक कर लेते हो। वैसे ये बताओ कि तुम अपने लिए वाइफ ढूंढने वाले हो कि नहीं, अब अपने कजिन की तरह मत बन के रह जाना, ये तो इतनी एज में भी सिंगल ही बन के घूम रहा है। तो फिर जो बताने लगता है कि ग्रैंड माँ मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार मैंने सोच लिया हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ तो उससे परस्यू करके रहूँगा। तो ग्रैंड माँ पूछ रही होती है कि आखिर वो कौन है, उसका क्या नाम है। तो फिर जो बताने लगता है कि उसका नाम जिया है और आप तो उससे मिल चुकी होंगी। फिर यहाँ पर शैन तो ये सुनकर जेलस हो रहा होता है। तभी ग्रैंड माँ खुश होने लग जाती है कि वो लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर तो ठीक है, तुम उसे मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाना, हम लोग साथ बातें करेंगे। वो बताने लगती है कि वैसे उनका एक ग्रेट ग्रैंडसन भी है जो कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं और अभी तक मिला नहीं है। तो फिर इस बारे में जो सोचने लगता है कि यानी वो जो 6 साल पहले वाली लड़की के साथ इसने नाइट स्पेंड किया था वो उसी का ही बच्चा होगा। वो कहने लगता है कि क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला, आखिर तुम उससे सबसे पहली बार काम मिले थे। शैन बताने जा रहा होता है, इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और कहने लगता है कि उसे काम के लिए चलना होगा। शैन कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे अब जल्दी से पार्टी के अरेंजमेंट करवाने के लिए चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर निंग से मिलने जाता है और उसे वो अपनी ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है। तो वो कहती है कि आखिर मैं पार्टी में जाके क्या करूँगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर बता रहा होता है कि अरे वो बहुत ही ग्रैंड बर्थडे पार्टी होने वाली है। तो भी निंग मना कर रही होती है। तभी फिर यहाँ पर जो उसके घर में बहुत सारी चीज़ों को देखने लग जाता है। तो वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। सो कहता है कि अच्छी बात है, कोई भी मैन के निशान नहीं है। फिर इतने में उसे यहाँ पर चैन का एक कपड़ा मिल जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिर ये किस मैन का है। तो ये सोचती है कि मैं तो भूल ही गई कि किंग का जैकेट यहीं पर ही था। निंग उससे लेने को करती है तो जो पूछ रहा होता है कि आखिर ये किस बंदे का है। निंग उससे लेने की कोशिश करती है
तो वो यहाँ मस्ती करते हुए उस कपड़े को ख़राब कर देता है और कहता है कि अब ये उस बंदे को नहीं मिलेगा। निंग फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो जाते हुए कहता है कि बर्थडे पार्टी में आना भूलना मत, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर बाओ भी निंग को इंसिस्ट कर रहा होता है कि मम्मी आपको ये पार्टी में जाना चाहिए, आखिर किंग की जो ग्रैंड माँ है वो भी तो आपसे कितना अच्छे से बात करती है ना, तो अगर नहीं जाएंगी तो ये उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना होगा। वो कहता है कि चलो मॉम, मैं आपकी ड्रेस चूज करने में हेल्प करता हूँ ताकि फिर आप पार्टी में सबसे अच्छी लगो। और मन में सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हैंडसम अंकल को भी आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आओ। फिर निंग जब यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और फिर यहाँ पर जो भी उसकी तारीफ़ करने लगता है तो वो कहती है कि ये ड्रेस मेरे लिए बाओ ने चुना है। और वो फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ को उनकी बर्थडे विश करते हुए उन्हें गिफ्ट में पेस्ट्रीज दे रही होती है, जो देखकर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो उसकी और जो की जोड़ी को लेकर खुश होती है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने लगती है। तो ये लेने से यहाँ पर निंग मना करने लगती है कि आखिर बर्थडे आपका है तो गिफ्ट आपसे मैं कैसे ले सकती हूँ। तो यहाँ पर फिर जो मनाने लगता है कि ग्रैंड माँ इतना प्यार से दे रही है तो ले लो ना। निंग खुश हो रही होती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, पर तब यहाँ शेन जेलस होकर इस ब्रेसलेट को ले लेता है और अपने पास रख लेता है और सोच रहा होता है कि इसे क्या इसका मतलब भी नहीं पता है या ये सच में जो के साथ रिश्ता बनाने के लिए ग्रैंड माँ को हाँ बोलना चाह रही है। फिर ग्रैंड माँ कहती है कि सच में शेन कभी कभी अजीब ही हरकत करता है, तुम लोग यंग लोग भी ना। फिर डांस पार्टी शुरू होने जा रही होती है और जो यहाँ पर निंग को डांस के लिए पूछता है और तभी यहाँ पर शेन के पास भी एक लड़की आके उसे डांस के लिए पूछ रही होती है, पर शेन उससे मना कर देता है और वो निंग के साथ डांस के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो सारी लड़कियां जेलस हो रही होती है, पर फिर निंग तो यहाँ पर उसे नहीं चुनती बल्कि वो जो को चुन लेती है और जल्दी से उसके साथ डांस करने चली जाती है। निंग और जो को डांस करता हुआ देखकर शेन वहाँ जेलस हो रहा होता है और तभी अचानक से जो यहाँ निंग को प्रपोज करने लग जाता है और उसे रिंग भी दे रहा होता है और बता रहा होता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। तो यहाँ पर निंग के कुछ भी बोलने से पहले शेन निंग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और वो उसे रूम में लाने के बाद यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं चूज़ करी। निंग कहती है कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट है। तो फिर ये कह रहा होता है कि 6 साल पहले वो तुम्हें ऐसे छोड़कर चला गया और तुम ऐसे उसे एक्सेप्ट करी हो। निंग कहती है कि तुम आखिर क्या बोल रहे हो, वो तो बस अपना अब्रॉड में स्टडी करने गया था, तो उसने मुझे क्या छोड़ा है। शेन कहने लगता है कि इतनी इजीली तुमने उसे माफ़ कर दी, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम लोग का रिलेशनशिप लगता है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये कहती है कि हाँ, हमारा हाई स्कूल टाइम से बहुत अच्छा रिलेशन था। शेन जेलस होकर फिर निंग को किस करने लग जाता है, तभी निंग फिर उसे थप्पड़ मार के दूर कर देती है और वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। हम दूसरी तरफ युवे को देख रहे होते हैं जो कि निंग के ऊपर अभी भी गुस्सा हुए जा रही होती है कि तुमने मुझसे शेन को छीनी हो ना, देखना मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगी। दूसरी ओर निंग घर पे होती है और वो शेन के बारे में सोच रही होती है और फिर वो यहाँ पर अपने बेटे भाव को इस बारे में बताने लगती है कि वो अपनी रॉयल किचन की जो शेफ वाली जॉब है उसे छोड़ने का सोच रही है। तो ये पूछता है कि क्या आप हैंडसम अंकल को अवॉइड कर रही हो। तो निंग जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है कि मम्मी आप जो डिसीजन लोगी मैं उसमें आपको सपोर्ट करूंगा। फिर यहाँ से बाओ अपना स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेन के पास जो आता है और कहने लगता है कि कजिन तुमने बहुत ही गलत करे हो, कल तुमने आखिर ऐसे कैसे निंग को मेरे प्रपोजल करने वाले टाइम पर ही लेकर चले गए, ये कितनी गलत बात थी। फिर जोया शेन के साथ एक गेम कंपटीशन की शर्त रखता है और कहता है कि चलो मेरे साथ मैच करो, हमारे बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ऐसे कैसे तुम निंग को मुझसे छीन सकते हो। तो शेन मान जाता है और वो तो बहुत ही ईजीली उसे हरा भी देता है। तो जो तो शौक रह जाता है कि वो कैसे हार गया। फिर वो अपसेट होकर रिटर्न जाने लगता है। तब यहाँ पर शेन उसे कहता है कि जब तुम 6 साल पहले निंग को पसंद करते थे तो तुम्हें उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो जो कहता है कि कजिन तुम्हें याद है तुमने ही मुझे अब्रॉड भेजा था। तो जो कहने लगता है कि सच में तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, जब तुम उसे छोड़कर ही चले गए थे तो वापस क्यों आए। तो कहता है कि मैं अपना लव वापस से उसे एक्सप्रेस करने आया हूँ, इसमें गलत क्या है। तो शेन चिल्ला रहा होता है कि तुम कैसे टाइप के हो, तुम्हें अपने वाइफ और बच्चे को छोड़कर जाने के बाद कोई बुरा ही नहीं लग रहा है और तुम्हें कोई गलती एहसास ही नहीं हो रही है। तो जो पूछता है कि आखिर कजिन तुम बोल क्या रहे हो, अभी तो मेरा कोई वाइफ और बच्चा ही नहीं, निंग ने तो मेरा अभी कन्फेशन भी नहीं एक्सेप्ट करी है, तो ये सब क्या चल रहा है। तो शेन पूछता है कि फिर मैंने जो सुना था कि तुम बाओ को खुद को डैड बुलवा रहे थे। तो फिर जो हंसकर बताने लगता है कि वो तो मैं बस फन कर रहा था और चाह रहा था कि मैं बाओ का स्टेप डैड बन जाऊँ। तो ये सुनने के बाद फिर शेन को समझ आता है कि निंग को तो मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग के घर पे युवे उससे चिल्लाने आई होती है कि सच में वही वो शेमलेस लड़की है जिसने शेन के साथ नाइट स्पेंड करी है और उसने ही उसका बच्चा करी है। तो निंग सोचती है कि लगता है
इसे मेरे बारे में ऐसी गलतफहमी हो गई है और ये सच में मेरे बच्चे को किंग का ही बच्चा समझ रही है। यूवी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि शेन को आखिर तुम जैसी गरीब लड़की में ऐसा क्या अच्छा लगा जो वो तुम्हें पसंद कर रहा है। निंग कहती है कि क्योंकि तुम इस लायक की कभी बनी ही नहीं तो वो तुम्हें कैसे पसंद करेगा। तो यूवी चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो, मैं और शेन एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, मेरी और उसकी जोड़ी भी इतनी अच्छी दिखती है और हमारा फैमिली स्टेटस भी बराबर है, और तुम हमारे बीच में आई हो तो मुझे तुम्हें शेन की लाइफ से निकालना होगा, तभी वो फिर मुझे देखेगा। वो यहाँ पर अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि इसे सबक सिखाओ। फिर दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर शेन को इस बारे में बताने लगती है कि उनके ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में कुछ पता चला है, बस अब जल्दी से वो मिल जाएगा तो फिर उसकी मॉम ही अब उसकी क्वीन बनेगी, क्योंकि उसे अपने बेटे की मॉम से तो शादी करनी होगा। यहाँ पर जो भी इसी बारे में कह रहा होता है तो शेन अपनी ग्रैंडमा को समझा रहा होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए जो चाहे वो करेगा, लेकिन हाँ अपनी क्वीन की पोजीशन ऐसी किसी को भी नहीं देगा। और फिर ये सब बोलकर शेन यहाँ से चला जाता है तो उसकी ग्रैंडमा काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून अपना उस यूवे के भेजे हुए बंदे से बचने के लिए बाथरूम में आकर छुप जाती है और वो कैची भी ली हुई होती है, बहुत डर रही होती है। पर तब यहाँ पर टाइम पर फिर शेन पहुँच जाता है निंग को बचाने के लिए, तो वो उसे देखकर खुश होती है और वो तो तुरंत ही उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर शेन भी उसे कह देता है कि उसकी क्वीन की जो वाइफ की पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ ग्रैंडमा को जो कि यहाँ रास्ते में अपने गार्ड्स के साथ बाव को ढूंढने में लगी होती है। बाव यहाँ से गुजरते हुए फिर ग्रैंडमा को मिल जाता है तो वो उसे देखकर खुश होने लग जाती है कि मेरा प्यारा ग्रेट ग्रैंडसन मुझे मिल गया। तो यहाँ पर ये सुनकर तो बाव तो खुश हो जाता है और जो को भी ये चीज़ शॉकिंग लगती है कि लिटिल प्रिंस ये है। फिर मॉर्निंग में जब निंग और शेन दोनों उठ जाते हैं तो शेन उससे माफ़ी मांग रहा होता है पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब हमारे बीच में सब कुछ सॉल्व है और हमें कोई एक दूसरे से लेना देना रखना ही नहीं। तो शेन उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, मेरी वाइफ की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। फिर बाहर से जो की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो शेन को बुला रहा होता है कि ग्रैंडमा उसे बात करने के लिए बुला रही है। तो फिर शेन यहाँ पर निंग का हाथ पकड़ के ग्रैंडमा के सामने पहुँचता है। ग्रैंडमा फिर यहाँ शेन से कहने लगती है कि क्या वो भूल चुका है, उन्होंने उसे ये चीज़ पहले बोली थी कि उनका जो ग्रेट ग्रैंडसन है उसी की मॉम उसकी वाइफ बन सकती है, तो वैसे कैसे किसी और को अपनी वाइफ बनाना चाह रहा है। तो शेन तो यहाँ पर निंग के लिए ये भी कह देता है कि वो ये अपनी किंग की पोजीशन भी छोड़ देगा, लेकिन वो निंग को नहीं छोड़ने वाला। निंग तो शेन से कह रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो, देखो ये सब की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा शेन से फिर से पूछती है कि क्या सच में वो अपनी बात पर टिक गया है। तो शेन तो यहाँ पर निंग को छोड़ने से मना कर देता है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो यहाँ पर फिर बाव को मिलवाती है कि यही तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, और वो उसे बताने लगती है कि ये तुम्हारे डैड है। तो फिर शेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे तो कभी पता ही नहीं लग पाया कि यही सच में उसका बेटा था। निंग को भी ये चीज़ शॉकिंग लग रही होती है। तो फिर ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि बाव के कान के पीछे जो बर्थ मार्क है वो ही शेन का भी बर्थ मार्क है, और ऊपर से उन दोनों का उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा चुकी है और पता लग गया है कि वो दोनों के बीच में सच में खून का रिश्ता है। फिर तो यहाँ पर शेन और निंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ग्रैंडमा बहुत सारे गिफ्ट का ऑफर देते हुए निंग को अपनी क्वीन की पोजीशन दे रही होती है, पर निंग मना कर देती है कि नहीं, उसे ये सब नहीं चाहिए, वो अपनी लाइफ में खुश है अपने बेटे के साथ। वो बाव से कहती है कि वैसे तुम अपने डैड के साथ उठना चाहोगे, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मॉम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, मैं आपके साथ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने बेटे के साथ घर पे होती है, तभी उसे उसके मॉम डैड की कॉल आती है और वो लोग उसे काफ़ी मिस कर रहे होते हैं विलेज में। तो निंग कहती है कि कल मैं आप लोग से मिलने आऊँगी और हाँ आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ भी लाने वाली हूँ। वो असल में अब डिसाइड कर चुकी होती है कि अपने बेटे बाव के बारे में वो उन्हें बता देगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि निंग जब अपने मॉम डैड के विलेज की होती है तभी यहाँ पर शेन भी पहुंच जाता है। तो निंग उसे देखकर शॉक होती है और फिर निंग के मॉम डैड को शेन इस बारे में बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अच्छे से अपने घर पे लेके जाते हैं, डिनर विनर करवाते हैं और रात में फिर निंग के साथ उसे सेम रूम में ही भेज देते हैं कि अब यहाँ पर उनके पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है तो वो लोग साथ में रहेंगे। फिर निंग तो यहाँ से शेन को भगा रही होती है तो वो तो नीचे सोने के लिए भी मान जाता है और कहता है कि तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। फिर शेन यहाँ से जा नहीं रहा होता है तो निंग उसे यहाँ से भगाने के लिए उससे बहुत सारे विलेज वाले हार्ड वाले काम करवा रही होती है, जो कि वो सब काम करने के लिए मान जाता है। फिर तभी यहाँ पर निंग के जो कुछ खराब रिलेटिव है वो यहाँ झगड़ा करने पहुँच जाते हैं और वो लोग कोई ज़मीन उनसे छीनना चाह रहे होते हैं। तो इसमें शेन इनकी हेल्प करता है। उसके गार्ड्स लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वो लोग शेन को किंग कहकर बुलाते हैं तो यहाँ निंग के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं कि ये किंग है। तो शेन ने फिर अपने बारे में सब बता देता है कि वो कैसे निंग को अपनी क्वीन बनाना चाहता है। तो वो लोग कहते हैं कि यानी हम लोग किंग के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बन गए। तो वो कहता है कि हाँ। तो ये लोग काफ़ी शॉक हो रहे होते हैं।
फिर वो लोग तो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर यहाँ पर शैन को बहुत ही इज्जत दे रहे होते हैं। तो शैन कहता है कि ये सब की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जैसे मेरे साथ पहले से थे वैसे ही रहे। तो वो लोग तो ऐसे नर्वस हो रहे होते हैं कि अब उन्हें पता लग गया है तो वो लोग कैसे होंगे। फिर यहाँ पर तभी जो भी मिलने आया होता है और वो निंग के मॉम डैड को बताने लगता है कि वो निंग का बॉयफ्रेंड है। तो वो लोग कहते हैं कि फिर ये कौन है। तो जो यहाँ पर शैन को देखकर गुस्सा आने लगता है कि कजिन तुम फिर यहाँ पर आ गए मुझसे फाइट करने। फिर हम देखते हैं कि शैन और जो दोनों ही यहाँ पर विलेज में रुक जाते हैं निंग के लिए और अलग अलग बहुत सारे काम करके अपनी अपनी क्वालिटीज़ दिखा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन यहाँ पर घर में आग लग जाती है किचन में और निंग जब यहाँ पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि शैन असल में किचन में क्या हुआ था। वो तो उसके लिए रोने लग जाती है और कहने लगती है कि उसने अभी तक उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी नहीं करी थी कि वो उसे कितना पसंद करती है और ऐसे कैसे उसे कुछ भी हो सकता है। तभी शैन पीछे आता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सेफ हूँ। तो निंग जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और शैन पूछता है कि तुम जो बोल रही थी वो सच था। तो फिर निंग उसे किस करती है और कहती है कि हाँ। फाइनली फिर दोनों एक हो जाते हैं। फिर ये सब देखने के बाद जो फाइनली गिव अप करके अब्रॉड चला जाता है और इसके बाद निंग अपने मॉम डैड के साथ मिलकर यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और ये सभी लोग यहाँ पर फिर निंग और शैन की शादी फिक्स कर देते हैं। फिर निंग और शैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग किस करने जा रहे होते हैं। तभी बीच में बाव आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो फिर लोग रुक जाते हैं और फिर निंग को यहाँ वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कहीं मेरा एक और ग्रेट ग्रैंडसन तो नहीं आने वाला है। तो ये सुनकर फिर निंग के मॉम डैड भी खुश होने लग जाते हैं और ये सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।